नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी टुडे विद विप्लव में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम झारखंड बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए क्लास 12 के हिंदी कोर का मॉडल क्वेश्चन पेपर को देखेंगे। ये ऑफिशियल मॉडल पेपर है और बोर्ड एग्जाम के लिए ऑफिशियल मॉडल पेपर देखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इससे आपको पता चलता है कि एग्जाम में क्वेश्चन का पैटर्न कैसा रहेगा, क्वेश्चन का लेवल कैसा रहेगा। तो चलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। सारे के सारे क्वेश्चंस एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। यहाँ से बहुत सारा सवाल आपको डायरेक्ट एग्जाम पेपर में भी देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, एग्जाम पेपर में कुल प्रश्नों की संख्या रहेगा आपका 52 यानी कि 52, ठीक है। समय मिलेगा 3 घंटे का और कुल पूर्णांक रहेगा आपका 80। देखिए, 1 से लेकर 30 तक आपका ऑब्जेक्टिव सवाल रहेगा यानी कि एमसीक्यू टाइप के, और 31 से लेकर 52 तक आपका जो है सब्जेक्टिव सवाल रहेगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। खंड क में एग्जाम पेपर में खंड क में अपठित बोध से एक गद्यांश सबसे पहले आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए, प्रश्न है कि निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के लिए सही उत्तर का चयन करें। 1 से लेकर 4 तक आपका जो ऑब्जेक्टिव रहेगा, ये आपका सबसे पहले जो है गद्यांश से सवाल पूछा जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जो गद्यांश दिया हुआ है, जो भी दिया रहेगा एग्जाम पेपर में आप लोगों को पढ़ना है। नीचे सवाल देखने को मिलेगा। पहला जो सवाल देख सकते हो कि साहित्य का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है। साहित्य का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? केवल मनोरंजन करना, समाज की वास्तविकता दिखाना और परिवर्तन लाना, इतिहास को सहेजना, केवल ज्ञान देना। तो देखिए, यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है कि साहित्य समाज का दर्पण है। यह न केवल समाज की वास्तविकता को प्रतिबिंब करता है, बल्कि उसमें परिवर्तन लाने की भी शक्ति रखता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा कि समाज की वास्तविकता दिखाना और परिवर्तन लाना, ठीक है। ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट है कि प्रेमचंद की कहानियों का मुख्य विषय क्या था? अंधविश्वास, नारी स्वतंत्रता, किसानों की दुर्दशा या फिर समाज के अन्याय। तो देखिए, यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है कि प्रेमचंद ने अपनी कहानियों में किसानों की दुर्दशा का मार्मिक चित्रण किया, जबकि महादेवी वर्मा ने नारी के आत्मसम्मान और संघर्ष की कहानियों को शब्द दिए। तो यहाँ पर प्रेमचंद ने अपनी कहानियों में किसानों की दुर्दशा का मार्मिक चित्रण किया। तो प्रेमचंद की कहानियों का मुख्य विषय क्या था? किसानों की दुर्दशा। ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट है कि महादेवी वर्मा ने अपने साहित्य में किसके संघर्ष को चित्रण किया है? किनके संघर्ष को चित्रण किया है? तो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, देख सकते हो कि महादेवी वर्मा ने नारी के आत्मसम्मान और संघर्ष की कहानियों को शब्द दिए, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा उत्तर सही होगा? महिलाओं का, ठीक है। ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट सवाल कि गद्यांश के अनुसार साहित्य को समाज का दर्पण क्यों कहा गया है? क्योंकि यह समाज की कुरीतियों को बढ़ावा देता है, क्योंकि यह समाज की वास्तविकता को प्रतिबिंब करता है, क्योंकि यह पाठकों को भ्रमित करता है, क्योंकि यह केवल मनोरंजन का साधन है। तो ऑप्शन बी सही होगा, क्योंकि यह समाज की वास्तविकता को प्रतिबिंब करता है। इसी तरह से एग्जाम में सवाल पूछा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो सवाल रहेगा एक पद्यांश रहेगा, ठीक है। यहाँ से प्रश्न आपको पूछा जाएगा 5 से लेकर 8 तक, ठीक है। 4 MCQ रहेगा पद्यांश से। एक गद्यांश से 4 सवाल और फिर एक पद्यांश से 4 सवाल, ठीक है। यहाँ पर पद्यांश दिया हुआ है, देख सकते हो। नीचे सवाल देखिए कि पद्यांश के अनुसार संसार पर किसका अधिकार है? केवल मनुष्य क्या, सभी जीवों का, प्रकृति का या फिर राजा का? तो देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि यह धरा, यह गगन, यह बगिया हरी, यह हवा, यह फिजा, यह नदी की लहर, सबका जीवन, सबका यह संसार है, नहीं किसी का केवल यह अधिकार है। तो सबका जीवन, सबका संसार है। तो यहाँ पर जो प्रश्न है, जो ऑप्शन है, केवल मनुष्य क्या, सभी जीवों का, प्रकृति का या फिर राजा का? तो ऑप्शन बी सही होगा, सभी जीवों का, ठीक है। सभी जीवों का अधिकार है संसार पर, ठीक है। पद्यांश में मनुष्य की किस भूल का उल्लेख किया गया है? संतुलन बनाए रखना, संसार पर अधिकार जताना, प्रकृति का सम्मान करना या फिर दूसरों की मदद करना। तो देखिए, यहां पर क्या लिखा हुआ है कि यह मानव पर मानव भूल कर यह गर्व करता, संसार पर अपना राज समझता, ठीक है। संसार पर अपना राज समझता, यही जो है मनुष्य का भूल है। तो पद्यांश में मनुष्य की किस भूल का उल्लेख किया गया है? संसार पर अधिकार जताना। ऑप्शन बी सही होगा। 7 का है कि पद्यांश में प्रकृति के क्रोध का क्या कारण बताया गया है? मनुष्य क्या सहयोग करना,
संसाधनों का नष्ट करना, संतुलन बनाए रखना या फिर प्रकृति का मान बढ़ाना। तो देखिए क्रोध का बात किया जा रहा है, तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है कि संसार के संसाधन जो नष्ट किए, संसार के संसाधन जो नष्ट किए तो प्रकृति ने भी अपने क्रोध व्यक्त किए। तो यहाँ पर कौन सा उत्तर सही होगा? प्रकृति के क्रोध का क्या कारण बताया गया है? संसाधनों को नष्ट करना। ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट जो सवाल है कि पद्यांश के अनुसार धरती को सजीव रखने के लिए क्या करना चाहिए? तो देखिए यहाँ पर देखिए प्रकृति का मान करें, संतुलन बनाए रखें, तभी यह धरा सजीव रह सके। तो यहाँ पर कौन सा उत्तर सही होगा? प्रकृति का मान करना और संतुलन बनाए रखना। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट जो सवाल रहेगा आपका अभिव्यक्ति और माध्यम से सवाल पूछा जाएगा। प्रश्न संख्या 9 से लेकर 16 तक यानी कि 8 MCQ। ठीक है, मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा जहां पर आप लोगों को 100 MCQ मिल जाएगा अभिव्यक्ति और माध्यम से। अगर आप कंप्लीट वीडियो को देख लेते हो तो आपको एग्जाम पेपर में 8 मार्क्स कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, एग्जाम पेपर में 8 नंबर आसानी से प्राप्त कर सकते हो अभिव्यक्ति और माध्यम से। 100 MCQ आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है, आप लोग बस चैनल के साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। देखिए यहाँ से 8 सवाल कैसा आएगा। जैसे कि पहला सवाल है कि अधिसूचना का प्रकाशन कहाँ होता है? सोशल मीडिया पर, तारपत्र, समाचार पत्र या फिर राजपत्र यानी कि गजट में। तो गजट जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल कि निबंध का अंतिम भाग क्या कहलाता है? निबंध का अंतिम भाग क्या कहलाता है? निष्कर्ष कहलाता है। क्या कहलाता है? निष्कर्ष। ठीक है, नेक्स्ट सवाल कि पीटीआई क्या है? पीटीआई जो है ना एक समाचार एजेंसी है। ठीक है, पीटीआई क्या है? एक समाचार एजेंसी, याद रखना। नेक्स्ट है कि भारत का पहला छापाखाना कहाँ पर लगाया गया था? तो ये गोवा के अंदर लगाया गया था। ठीक है, भारत का पहला छापाखाना कहाँ पर लगाया गया था? गोवा में। कब लगाया गया था? ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, याद रखना 1556 में। ठीक है, 1556 ईस्वी में। संचार प्रक्रिया में आई बाधाओं को क्या कहते हैं? संचार प्रक्रिया में आई बाधाओं को क्या कहते हैं? शोर। क्या कहते हैं? शोर, याद रखना, ऑप्शन ए सही होगा। उल्टा पिरामिड शैली का प्रयोग किस लेखन में होता है? पत्र, निबंध, समाचार लेखन या फिर समाचार वाचन या फिर समाचार लेखन। तो सही उत्तर कौन सा होगा? समाचार लेखन हो जाएगा। एग्जाम पेपर में ये भी पूछा जा सकता है कि समाचार लेखन में कितने प्रकार के ककार होते हैं? कितने प्रकार के ककार होते हैं? तो याद रखना 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है, 6 प्रकार के ककार होते हैं। मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। 100 MCQs आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, 100 MCQs। ठीक है, वहां से एक भी सवाल नहीं छूटेगा। 8 मार्क्स आसानी से प्राप्त कर सकते हो। आप लोग बस चैनल के साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। वीडियो को एक लाइक कीजिए, सभी दोस्तों में शेयर कीजिए। नेक्स्ट सवाल कि अखबार की आवाज़ किसे माना जाता है? अखबार की आवाज़ किसे माना जाता है? आलेख, फीचर, संपादकीय या फिर पत्र लेखन। तो यहाँ पर संपादकीय जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि आलेख के लिए अंग्रेजी में कौन सा शब्द प्रयुक्त हुआ है? फीचर, आर्टिकल, रिपोर्ट या फिर नोटिस। आलेख के लिए अंग्रेजी में कौन सा शब्द प्रयुक्त हुआ है? तो आर्टिकल। ऑप्शन नंबर बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो सवाल रहेगा पाठ्य पुस्तक से सवाल रहेगा। ठीक है, एक गद्यांश आएगा कि निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के लिए सही उत्तर का चयन करें। भक्ति अच्छी है, यह कहना कठिन होगा क्योंकि उसमें दुर्गुणों का अभाव नहीं। इस प्रकार का जो भी गद्यांश रहेगा आप लोगों को पढ़ना है। नीचे सवाल है कि उपर्युक्त अनुच्छेद किसके बारे में है? लेखिका, भक्तिन, तर्क, शिरोमणि या फिर शास्त्र। तो आपको पढ़कर पता चलना चाहिए कि ये जो गद्यांश है किस पाठ से ली गई है। ठीक है, तो एक भक्तिन पाठ से ली गई है। भक्तिन ऑप्शन नंबर बी होगा। और भक्तिन पाठ के रचयिता याद रखना महादेवी वर्मा। ठीक है, महादेवी वर्मा। नेक्स्ट सवाल है कि भक्तिन किस रहस्य के बारे में पूछे जाने पर वह शस्त्रार्थ की चुनौती दे डालती है? तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है कि मेरे इधर उधर पड़े पैसे रुपये भंडार घर की किसी मटकी में कैसे अंतर्हित हो जाते हैं, यह रहस्य भी भक्तिन जानती है, पर उस संबंध में किसी का संकेत करते ही वह उसे शस्त्रार्थ के लिए चुनौती दे डालती है। तो यहाँ पर कौन सा उत्तर सही हो जाएगा?
चोरी के पैसे कहाँ और कैसे रखती है इसके बारे में पूछे जाने पर, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट सवाल कि इधर उधर बिखरे रुपये पैसों का भक्तिन जो कुछ करती है हम उसे चोरी मानेंगे, क्यों? देखिए यहाँ पर देखिए, पर उस संबंध में किसी के संकेत करते वह उसे सशस्त्र के लिए चुनौती दे डालती है जिसे स्वीकार कर लेना किसी तर्क शिरोमणि के लिए संभव नहीं। यह अपना घर पर ठहरा पैसा रुपये जो इधर उधर पड़ा देखा संभल कर रख दिया, ठीक है, क्या यह चोरी है? उसके जीवन का परम कर्तव्य मुझे प्रसन्न रखना, जिस बात से मुझे क्रोध आ सकता है उसे बदल कर इधर उधर करके बताना, क्या झूठ है? इतनी चोरी और इतना झूठ तो धर्मराज महाराज में भी होगा नहीं, तो वे भगवान जी को कैसे प्रसन्न रख सकते हैं और संसार को कैसे चला सकते? तो यहाँ पर जो सवाल पूछा गया है, देख सकते हो ऑप्शन में क्या डाला हुआ है कि वह घर में सेविका है, उसका अधिकार घर ही किसी वस्तु पर नहीं है। पैसे का या अन्य सामान मिलने पर उसका दायित्व तो यह है कि वह उन चीज़ों को घर के मालिक को दे। घर की किसी वस्तु पर सेवक सेविका का स्वामित्व नहीं होता। ऑप्शन डी में सभी। तो ये ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। भक्तिन का परम कर्तव्य क्या है? लेखिका को हर प्रकार से खुश रखना। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है उसके जीवन का परम कर्तव्य मुझे प्रसन्न रखना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो सवाल आएगा एक पद्यांश रहेगा, ठीक है, एक पद्यांश रहेगा। जो भी पद्यांश रहेगा आप लोगों को पढ़ना है। नीचे सवाल देखिए, मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ। पंक्ति में कवि का क्या तात्पर्य है? जीवन में भरी भरकम काम करना, जीवन में जिम्मेदारियों का बोझ उठाना, संपूर्ण संसार की कठिनाइयों को उठाना, जीवन का कष्टों से घिरा होना। तो देखिए, मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। तो यहाँ पर जीवन में जिम्मेदारियों का बोझ उठाना, ये ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अपनी जिम्मेदारियों के बोझ को उठाते हुए भी कवि क्या कर लेता है? अपने जीवन से प्रेम करता है, ठीक है, अपने जीवन से प्रेम करता है, देख सकते हो। फिर भी मैं जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। स्नेह सुरा में कौन सा अलंकार है? रूपक, अनुप्रास या फिर उत्प्रेक्षा या फिर मानवीकरण। तो ये रूपक जो है, रूपक अलंकार आपका सही उत्तर हो जाएगा। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते से कवि क्या कहना चाहते हैं? मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते मैं अपने मन का गाना क्या करता हूँ। तो यहाँ पर संसार उन लोगों की स्तुति करता है जो संसार के अनुसार चलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल रहेगा कि निम्नलिखित प्रश्नों के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ से जो है 6 सवाल आप लोगों को देखने को मिलेगा। यहाँ पर 25 से लेकर 30 तक। भक्ति महादेवी वर्मा से कितने वर्ष बड़ी थी? 20, 25, 27 या फिर 30। तो सही उत्तर हो जाएगा 25 वर्ष। नेक्स्ट सवाल कि किसकी गर्मी बाजार से अधिक सामान खरीदने पर विवश करती है? मौसम की, दिमाग की, पत्नी या फिर पैसे की? तो सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? पैसे की हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। बहुत नीला शंख जैसी में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर उपमा अलंकार है, ठीक है, उपमा आपका सही उत्तर हो जाएगा। बादल राग कविता में कवि बादल का आह्वान किस रूप में करता है? वर्षा, क्रांति, शांति या फिर मजबूरी? तो क्रांति आपका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। झूठ पाठ के लेखक कौन है? झूठ पाठ के लेखक कौन है? आनंद यादव हो जाएगा आपका सही उत्तर, ऑप्शन नंबर बी। लास्ट जो ऑब्जेक्टिव सवाल है कि एनी फ्रैंक की बड़ी बहन का नाम क्या था? तो बड़ी बहन का नाम था मार्गोट, ठीक है। और मार्गोट की आयु कितनी है? इसका आंसर सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आप लोग किताब पढ़े होंगे तो इसका आंसर आप लोग जरूर दीजिए कि मार्गोट की आयु कितनी है। 15 है, 16 है, 17 या फिर 18, ठीक है। इसका आंसर सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। नेक्स्ट जो सवाल रहेगा आपका सब्जेक्टिव सवाल रहेगा, ठीक है।
इसका PDF मैं डाल दूंगा टेलीग्राम में, आप लोग टेलीग्राम में जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अलग से सब्जेक्टिव वीडियो बनाया जाएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।